प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, जो उसका राजनीति विज्ञान का पार्ट है। पुस्तक का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। उसका चैप्टर नंबर 8 हास्याकरण से निपटना। उस चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर इसमें कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शोर है, यहाँ इसकी जगह आप इसको जोर पढ़िएगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा से पढ़िए। तो आप पुस्तक में भी ये पृष्ठ 14 पर जो अधिकार दिए उनको पढ़ना है और इसका उत्तर हम इस प्रकार से लेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अपने देश में कहीं भी निवास करने की तथा बसने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय या आजीविका को चलाने की स्वतंत्रता इत्यादि शामिल है। और दूसरा है समानता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार जन्मस्थल, जाति, धर्म, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और कानून के आगे सभी एक समान है। रोजगार में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस अधिकार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि खेल का मैदान, दुकान आदि पर सभी का एक समान का अधिकार होगा। सभी को देश के कानून से बराबर सुरक्षा भी मिलेगी। प्रश्न नंबर 2। रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा से पढ़िए। अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज कराई। इसका उत्तर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के प्रावधानों के तहत यदि किसी भी दलित एवं आदिवासी समुदाय के किसी भी समुदाय के व्यक्ति पर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार करना गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है। इस नियम को दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों की किसी भी प्रकार के शोषण और भेदभाव से सुरक्षा करने के लिए इसको लागू किया गया है। रत्नम की कहानी में उससे ऊंची जाति के लोगों ने एक अनैतिक रस्म करने के लिए कहा था क्योंकि वो दलित समुदाय से था। रत्नम ने जब इस रस्म को करने से इनकार कर दिया तो ऊंचे वर्ग के लोगों ने उससे नाराज होकर उसे अपने समुदाय से बहिष्कृत कर दिया। उन्होंने उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी। इन सब हरकतों से परेशान होकर रत्नम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाई। प्रश्न नंबर 3 है, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्टि करता है। इस कानून के तहत यदि कोई भी व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम की या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो यह एक अपराध है और उसे सजा होगी। आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू भी यही चाहते हैं कि जो भी आदिवासी अपनी ज़मीन से बेदखल हो गए हैं, जो वापस आ नहीं सकते और जो वापस आ सकते हैं, उन दोनों को मुआवजा मिलना चाहिए। इससे उनका एक ही मतलब था कि सभी बेदखल किए आदिवासियों के लिए सरकार एक ऐसी योजना बनाए जिससे उन्हें उस स्थान पर रहने में तकलीफ न हो और उन्हें काम भी मिले। इसी प्रकार से बाकी आदिवासी कार्यकर्ता भी 1989 के अधिनियम का इस्तेमाल करके अपनी कब्जा की हुई परंपरागत ज़मीन को वापस पाने के लिए इंसाफ के लिए कर सकते हैं। संविधान में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए नियम है और उस नियम के तहत कोई भी गैर आदिवासी किसी भी आदिवासी की ज़मीन को
देखिए, गैर आदिवासी किसी भी आदिवासी की ज़मीन को खरीदना या कब्जा करना गैर कानूनी माना गया है। यदि ऐसा कहीं हुआ है तो वह संविधान का भी उल्लंघन हुआ है और इन सारे गैर कानूनी कामों के लिए उस व्यक्ति को कड़ी सजा होगी। प्रश्न नंबर 4 है, छुआछूत के बारे में संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी दलितों को खुद को शिक्षित करने, मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने आदि से नहीं रोक सकता है। इसका यह अर्थ है कि अस्पृश्यता का अभ्यास करना गलत है और अगर ये अभ्यास होगा तो एक लोकतांत्रिक सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वास्तव में अस्पृश्यता अब एक दंडनीय अपराध है। अंतिम प्रश्न है इसका पाठ्यपुस्तक का, आरक्षण नीति कैसे काम करती है? भारत भर की सरकारों के पास अनुसूचित जाति या दलित, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों की अपनी सूची है। केंद्र सरकार के पास भी इनकी सूची है। शैक्षणिक संस्थाओं में आवेदन करने वाले और सरकार में पदों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों से जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में उनकी जाति या जनजाति की स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। कई सरकारी और शैक्षिक संस्थान भी उम्मीदवारों से अपनी जाति जनजाति की स्थिति का उल्लेख करने के लिए कहते हैं। यदि कोई विशेष दलित जाति या कोई निश्चित जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का कोई उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। यानी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उसकी जाति का नाम राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की उस सूची में शामिल होना चाहिए जिनको वो आरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हमने पूर्ण किए हैं, पाठ हास्याकरण से निपटना, और इसके प्रश्न उत्तर हमने पहले किए हैं। पाठ अभी थोड़े समय के बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसका पाठ भी पूरा विस्तार से हम लेंगे। तब तक आप प्रश्न उत्तरों से समझिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।